आज हम लोग कॉलिजन का 4th लेक्चर शुरू करते हैं और आज की क्लास में अभी तक जितना पढ़े हैं उसमें हमने होमवर्क दिया था आपको सीपीपी और एग्जांपल, उसको हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन मैं शुरू कर रहा हूं, आपने पहले पेज पे देखेंगे तो चैप्टर का नाम है ना वर्क ऑफ एनर्जी के बाद का चैप्टर है, लिखा हुआ होगा इंपल्स एंड मोमेंटम, इसी को बोलते हैं कॉलिजन वाला चैप्टर। तो पहले मैं बता देता हूं थोड़ा सा मोमेंटम क्या होता है। दो तरह का होता है मोमेंटम, एक को कहते हैं लीनियर मोमेंटम, एक को कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। अभी जो हम लोग मोमेंटम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम तब होता है जब कोई बॉडी रोटेट करे, उसके बारे में रोटेशन में पढ़ेंगे। लीनियर मोमेंटम तब होता है जब कोई बॉडी किसी वेलोसिटी v से आगे बढ़े। तो लीनियर मोमेंटम p को डिफाइन किया जाता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग लॉज ऑफ मोशन में पढ़े, ये सारी चीज हम लोग लॉज ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं, लॉज ऑफ मोशन में भी किए, यहां वापस से कर रहे हैं। फोर्स जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, dp बाय dt। तीसरा चीज, अगर dt को इधर भेज दो तो f dt इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, dp। और अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया जाए तो इसी इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन f dt को, जिसका वैल्यू कितना होगा, यहां इंटीग्रेट करेंगे इनिशियल मोमेंटम pi, फाइनल मोमेंटम pf। तो dp का इंटीग्रेशन p होता है, dp का इंटीग्रेशन p होता है, इनिशियल मोमेंटम ये फाइनल मोमेंटम। तो इंटीग्रेशन f dt का वैल्यू क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस। इसी चीज को जब हम लोग लिखते हैं तो इसी को इंपल्स कहते हैं। सो व्हाट इज इंपल्स, इंटीग्रेशन f dt या चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस, मतलब चेंज इन मोमेंटम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंपल्स। इंपल्स क्या होता है, इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम। कभी भी इंपल्स बोले इसका मतलब मोमेंटम में होने वाला चेंज, और उसको निकालने का एक और तरीका होगा इंटीग्रेशन f dt। इस बात को हम लोग इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहते हैं, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहते हैं। और इस बात से भी समझना है, यहां पे देखिए जब इंटीग्रेशन f dt लिखा हुआ है तो इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एरिया। किसका एरिया, f मतलब फोर्स और t मतलब टाइम। एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ जो है वो भी क्या देता है, इंपल्स। इसको तो इंपल्स बोलते हैं ना। तो एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ इंपल्स देता है या चेंज इन मोमेंटम देता है, ये बात याद रखना है। तो एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ इंपल्स देता है, इसी को चेंज मोमेंटम कहते हैं। और इस बात को किस थ्योरम के नाम से जाना जाता है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो ये चीज है, ये तीन बात याद रखना है। अब आपको सीपीपी क्वेश्चन करने हैं और एग्जांपल क्वेश्चन करने हैं। पहले हम लोग एग्जांपल से कर रहे हैं। एग्जांपल का जो पहला सवाल है वो ये लिखा हुआ है, अ फोर्स एक्ट्स ऑन द मास ऑफ 40 kg। तो मास कितना दिया हुआ है, 40 kg, एंड चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 12 मीटर पर सेकेंड। मतलब इनिशियली वेलोसिटी कितना था, 3 मीटर पर सेकेंड, फाइनली वेलोसिटी कितना हो गया, 12 मीटर पर सेकेंड। 12 मीटर पर सेकेंड हो गया। पूछ रहा है कि फाइंड इंपल्स, फाइंड। तो बताइए इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p। चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस, फाइनल मोमेंटम कैसे लिखेंगे, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। मास कितना है 40, फाइनल वेलोसिटी कितना है, तो मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा 480। बोलो इनिशियल मोमेंटम, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी 120, 360 kg मीटर पर सेकंड। क्या ही दिक्कत है, इतना आसान क्वेश्चन तो पूछेगा भाई एग्जाम में। अच्छा, ये जो kg मीटर पर सेकंड है ना, इसको हम लोग न्यूटन सेकंड भी कहते हैं, क्योंकि न्यूटन होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर
सेकंड स्क्वायर नीचे होता है, एक कट जाएगा तो ये बचेगा केजी मीटर पर सेकंड बचेगा। तो केजी मीटर पर सेकंड को न्यूटन सेकंड भी कहते हैं, ध्यान देना इस बात को। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल है एक क्रिकेट बॉल है जिसका मास है 150 ग्राम। इसका मास कितना है, मतलब 150 गुना 10 का पावर -3 kg, और कह रहा है कि ये मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड से। ये बॉल कितने से मूव कर रहा है, 30 मीटर पर सेकंड से। ये इसका इनिशियल वेलोसिटी हुआ। इनिशियल मोमेंटम निकाल लेंगे मास इनटू वेलोसिटी करके, बोलो। अब क्या हुआ कि ये गया और जाकर के बैट को स्ट्राइक किया। ये मान लेते एक बैट था, बैट्समैन के बैट को स्ट्राइक किया और रिवर्स हो गया, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है कि जब रिवर्स हुआ सेम लाइन में, तो रिवर्स हुआ 20 मीटर पर सेकंड से। कितने से रिवर्स हुआ, 20 मीटर पर सेकंड से। तो पूछा कि बताइए चेंज इन मोमेंटम कितना, डेल्टा पी कितना। और कह रहा है कि अगर टाइम इस दौरान 0.02 सेकंड है, जितना वो कांटेक्ट में रहा, बॉल और बैट के बीच का कांटेक्ट टाइम कितना है 0.02 सेकंड, तो बताइए कितना फोर्स लगा, बताइए कितना फोर्स लगा। फिर से वही चेंज इन मोमेंटम लिखना है तो पहले इनिशियल मोमेंटम लिखिए। इनिशियल मोमेंटम कितना लिखेंगे, मास ये रहा, मास इनटू वेलोसिटी करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ डायरेक्शन वगैरह चेंज हो रहा है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, आप वेक्टर फॉर्म में लिखिए। इधर की तरफ की डायरेक्शन को आकाश क्या कहते हैं, आई कैप, इसको क्या बोलते हैं आई कैप, या पॉजिटिव लिखते हैं। इधर की तरफ को माइनस आई कैप या नेगेटिव लिखते हैं। इनिशियल मोमेंटम लिख रहा है, मास इनटू वेलोसिटी 150 गुना 30, ये हो जाएगा 4500 इनटू 10 का पावर -3 आई कैप। तो इसको लिख सकते हैं 4.5 kg मीटर पर सेकंड आई कैप, ठीक है। फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे, मास तो यही है, वेलोसिटी अब कितना हो गया 20, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000, मतलब 3 kg मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन माइनस आई कैप। चेंज इन मोमेंटम निकाल दीजिए, फाइनल माइनस तो दिस माइनस दिस करेंगे तो कितना होगा -7.5 kg मीटर पर सेकंड आई कैप। तो मैग्नीट्यूड वाइज चेंज इन मोमेंटम कितना होगा 7.5 kg मीटर पर सेकंड। और आपसे फोर्स भी पूछा है, फोर्स का फॉर्मूला देख के लिखे थे ना अभी, dp/dt। तो ये तो तब ये डिफरेंशिएशन की बात तब कहते हैं जब इक्वेशन दिया हुआ है। अगर इक्वेशन नहीं दिया तो dp का मतलब छोटा चेंज मोमेंटम, तो dp की जगह आप डेल्टा p लिख सकते हो, और नीचे जो टाइम है dt उसकी जगह t लिख सकते हो। तो फोर्स क्या होगा डेल्टा p/t। तो डेल्टा p तो पता है, बताइए फोर्स क्या लिख देंगे, डेल्टा p कितना हो गया 7.5 और टाइम 0. पॉइंट उड़ाएंगे तो 750 ऊपर बाय 2, ये होगा ना, एक जीरो नीचे 2 0 हाथ, 750/2 कितना होता है 375 न्यूटन आंसर, ठीक है। इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, अगला एग्जांपल बनाइए, तीसरा एग्जांपल। चलिए तो अगला एग्जांपल 3 करते हैं। एग्जांपल 3 क्या कर रहा है सब लोग देखिए सुनिए। एक हैमर है, हैमर मतलब होता है हथौड़ा, उसका मास कितना है 1 kg, तो m लिख दिए 1 kg। इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, मतलब इसका अभी इनिशियल स्पीड कितना है, तो जैसे इसका स्पीड देखिए हम लोग इसका इनिशियल मोमेंटम लिख दें, क्या लिख देते हैं मास इनटू वेलोसिटी, तो 6 kg मीटर पर सेकंड। इसका कुछ डायरेक्शन होगा, तो मान लेते हैं इधर की तरफ डायरेक्शन है इसलिए पॉजिटिव। एंड स्ट्राइक्स अ वॉल, ये क्या किया एक वॉल को स्ट्राइक किया, एंड कम्स टू रेस्ट, फाइनली क्या हो गया रेस्ट पे आ गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा 0, मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर कोई हमसे पूछता कि चेंज मोमेंटम, पूछा क्या हमको नहीं पता, लेकिन अगर कोई पूछता चेंज इन मोमेंटम कितना है, तो फाइनल माइनस 6 कहते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज कितना कहते हैं 6, बोलो, ठीक है। अगर कोई हमसे पूछता कि इंपल्स कितना, तो जो चेंज मोमेंटम है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंपल्स।
अगर कोई हमसे फोर्स पूछता तो वो होता है चेंज मोमेंटम बाय टाइम। तो चेंज मोमेंटम है 6 और टाइम दिया हुआ है 0.1, तो ये होता है 60 न्यूटन। तो अब देखिए क्या क्या पूछा है। पहला पार्ट में पूछा बताइए इंपल्स कितना है, इंपल्स ऑफ फोर्स मतलब इंपल्स कितना है, इंपल्स कितना है 6 kg मीटर पर सेकंड आंसर। दूसरा पूछा है रिटार्डेशन ऑफ फोर्स मतलब रिटार्डेशन पूछा है। रिटार्डेशन क्या होता है एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी घट रहा है ना तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन आप क्या लिखते हो v माइनस यू बाय टी। एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू बाय टी। तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 है माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 6 और टाइम कितना है 0.1, तो एक्सेलरेशन कितना होगा माइनस 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन निगेटिव में आया ना इसलिए इसको रिटार्डेशन कहते हैं। लेकिन जब रिटार्डेशन बोल दिए मतलब निगेटिव बोल ही दिए हम, तो रिटार्डेशन कितना कहेंगे 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान देना है, अगर एक्सेलरेशन कहेंगे तो माइनस 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं तो फिर माइनस नहीं बोलते, वो तो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया। रिटार्डेशन बोल दी मतलब निगेटिव में है। ये कितना है 60। हाँ मतलब ऑप्शन देख लेना है, अगर इंपल्स सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज पूछा है तो सबसे यहाँ पर सब्जेक्टिव लिख लेना, जनरली मैग्नीट्यूड ही पूछता है। अगला क्या पूछा है रिटार्डिंग फोर्स मतलब फोर्स बताइए, तो ये रहा रिटार्डिंग फोर्स 60 न्यूटन। इसी तरह अगले दो सवाल बनाइए सीपीपी क्वेश्चन नंबर 1 और सीपीपी क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो ये तीन सवाल डिस्कस कर लेते हैं। सीपीपी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है एन इंपल्सिव फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। तो ये जो 100 न्यूटन दिया हुआ है क्या दिया हुआ है फोर्स दिया हुआ है। आपको जब भी कंफ्यूजन हो ना कि ये इंपल्स है या फोर्स है, क्योंकि इंपल्सिव फोर्स लिखा है, अगर कंफ्यूजन हो तो आप यूनिट को देखा कीजिए। यूनिट क्या है न्यूटन, तो किसका यूनिट होता है फोर्स का। अगर यूनिट होता न्यूटन सेकंड तो किसका होता इंपल्स का। ये फोर्स लग रहा है किस पर, एक बॉडी पर, कितने सेकंड के लिए 1 सेकंड के लिए, टाइम दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछा है फाइंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम। हम लोग अभी एक फॉर्मूला पढ़े थे F = डेल्टा P बाई टी, पढ़े थे ना जी। और हम लोग से यही पूछा है डेल्टा P, इसी को तो बोलते हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो बताइए डेल्टा P का क्या फॉर्मूला लिखेंगे F * T। ये जो T यहां मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फोर्स हो गया 100, टाइम हो गया 1, इसलिए कितना हो जाएगा 100 न्यूटन सेकंड या केजी मीटर पर सेकंड, एक ही बात है। अगर इंपल्स का डायमेंशन पूछेगा तो लिख दीजिएगा केजी मीटर पर सेकंड ही होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक फोर्स है 5 न्यूटन का जो कि चेंज कर दिया वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड। मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितना है, और इतना कितने समय में हुआ t टाइम में। आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट सेम चेंज इन 2 सेकंड। अगर सेम चेंज करना है लेकिन टाइम कितने में करना है 2 सेकंड में करना है, तो कितना फोर्स चाहिए होगा। तो पहले केस को पहले चलते हैं। पहले केस में फोर्स कितना था 5 न्यूटन, फाइनल वेलोसिटी कितना था 20, इनिशियल वेलोसिटी कितना था, तो एक्सेलरेशन कितना होगा v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू बाई टी। तो v है 20 माइनस यू 10 बाय 5, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स है 5, मास नहीं पता, एक्सेलरेशन है 2, तो मास कितना हो जाएगा 2.5 kg। ये मास हो गया, बात नहीं, ये मास हो गया कितना 2.5 kg। अगले केस में भी मास तो यही रहेगा, बोलो, और सेम ही वेलोसिटी चेंज करना है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड रहेगा, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन बस इस बार टाइम कितना हो जाएगा 2 सेकंड। तो एक्सेलरेशन निकाल लीजिए फिर से, v माइनस यू जो कि 10 बाई t कितना 2, ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। तो इस बार फोर्स कितना चाहिए होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, 2.5 इंटू 5, 12.5 न्यूटन। कितना फोर्स चाहिए होगा 12.5 न्यूटन। अगला सवाल सीपीपी क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल वैसे सवाल है जो बैट्समैन वाला किए। क्वेश्चन है कि अ बैट्समैन हिट्स अ बॉल
straight in the direction of baller without changing its speed. बॉल का स्पीड चेंज नहीं हुआ, और कितना था बॉल का स्पीड 12 मीटर पर सेकंड। तो फिर से देखिए बॉल, ये बॉलर है मान लीजिए, इस बॉलर ने इस बॉल को फेंका कितने मीटर पर सेकंड से 12 मीटर पर सेकंड से। इस बॉल का मास दिया हुआ है 0.15 kg, तो मास कितना दिया हुआ है 0.15 kg। तो अभी बताइए इसका इनिशियल मोमेंटम क्या लिखेंगे हम लोग, मास इनटू वेलोसिटी। तो 12 पंचे 60 के सुनना हाथ मेरा 6, 12 के 12 6 18, तो 180 और 2 डिजिट के बाद मतलब 1.80 kg मीटर पर सेकंड। और ये डायरेक्शन क्या लिखेंगे आई कैप, इधर की तरफ। ये गया बॉल और बैट्समैन के बैट को हिट किया, ये बैट्समैन का बैट था, इसको हिट किया और फिर रिवर्स हो गया। वेलोसिटी सेम ही रहा, कितना रहा वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड ही रहा। तो बताइए फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे, इतना ही रखेंगे, मास इनटू वेलोसिटी तो उतना ही होगा, 1.8 ही लिखेंगे, 80 kg मीटर पर सेकंड। लेकिन डायरेक्शन अब क्या हो जाएगा माइनस आई कैप इधर। तो इसलिए बताइए चेंज इन मोमेंटम क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस, दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस 3.6 होगा kg मीटर पर सेकंड आई कैप। कुछ लोग इसका माइनस 0 करते हैं, उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता है। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 3.6 kg मीटर पर सेकंड। तो आपसे यही पूछा है, बताइए डिटरमिन द इंपल्स। इंपल्स इसको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम को। तो इंपल्स कितना हो जाएगा 3.6 kg मीटर पर सेकंड। इसको देखिए, फिर हम लोग आगे सवाल करेंगे सीपीटी के। अगला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन, रिकॉइलिंग ऑफ गन भी एक एग्जांपल है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल का। इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। कोलिजन में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल, कोलिजन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल का एक एग्जांपल है। उसी तरह रिकॉइलिंग ऑफ गन भी एक एग्जांपल है। इसलिए कुछ लोग कोलिजन चैप्टर का नाम लिखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल, कहीं कहीं लिखा आता है इंपल्स एंड मोमेंटम, जैसे भी हम लोग के पैकेज में लिखा हुआ है ना, तो ऐसे ही हर जगह अलग अलग लिखा रहता है। होता क्या है रिकॉइलिंग ऑफ गन में, जरा समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो गन चलाए हैं, भगवान ना करे ऐसा नौबत आए, या आर्मी में चले जाओ तभी नौबत आए तो बढ़िया है, या पुलिस विभाग में चले जाओ तो। गन ऐसा दिखता है, शादी में चलाया हो, मुन्ना भाई वाला हाल हो जाएगा, मुन्ना वाला सॉरी मुन्ना भाई वाला, मुन्ना वाला हाल हो जाएगा, फिर मुन्ना भैया वाला। हाँ देखो ये गन का, इसको बोलते हैं पिस्टल। क्या बोलते हैं हम लोग, अब अंग्रेज लोग इसको पिस्टल बोलते थे, तो हम ही लोग हिंदी वाले लोग इसको क्या कहते हैं पिस्तौल। पिस्तौल, जो पिस्तौल वर्ड है अंग्रेजी वर्ड है, पिस्टल का अंग्रेजी हो गया सॉरी हिंदी हो गया पिस्तौल। और इसी को बैरल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं बैरल। और ये क्या है बुलेट है, ठीक है। इनिशियली ये सिस्टम रुका होता है। अब मशीन गन है तो उसमें उसी को बोलते हैं स्टैंड गन, एक होता है मशीन गन, एक होता है स्टैंड गन। मशीन गन क्या होता है, वो देखे हो कभी बॉर्डर वगैरह मूवी एलओसी, उसमें ऐसे कंधे पर रख चलाया करके, हाँ। और एक होता है स्टैंड गन, उसको नीचे रख दिया तो फिर ऐसे किया जाता है, और एक नॉर्मल बुलेट होता है। लेकिन सब केस में देखना जब बुलेट फायर होता है ना तो वो गन पीछे रिकॉइल करता है। रिकॉइल करने का मतलब पीछे चलना। होता क्यों है वो समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। ये जो सिस्टम है वो रुका हुआ है अभी। ये सिस्टम क्या है, तो इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या है, ये इनिशियल मोमेंटम किसका जीरो हम लोग लिख रहे हैं सिस्टम का। लेकिन जैसे ही ट्रिगर दबाए, जैसे ही ट्रिगर दबाए ये बुलेट आगे निकल गया। हम लोग मान लेते हैं ये जो बुलेट निकला, इस बुलेट का मास m है और ये बुलेट u स्पीड से निकला। कितने स्पीड से निकला, तो इस बुलेट के पास तो मोमेंटम हो गया, लेकिन इस सिस्टम पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है। सिस्टम मतलब पिस्टल और बुलेट, इस पे कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है। बुलेट ने पिस्टल पे लगाया और पिस्टल ने बुलेट पे लगाया, इसको इंटरनल फोर्स कहते हैं। सिस्टम पे एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लग रहा है।
आप जो ट्रिगर पे फोर्स लगाए उसको नहीं काउंट करेंगे हम लोग, क्योंकि ट्रिगर पे फोर्स लगाने से इनके बीच जो रिएक्शन हुआ, इनके बीच जो नॉर्मल क्रिएट हुआ, उससे कोई लेना नहीं है, तो कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, इसलिए इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो ये जो बुलेट है ये इधर जा रहा है यू से, ये जो गन है, ये जो गन है वो क्या करेगा, रिक्वाइल करेगा v से, इसको बोलते हैं रिक्वाइल वेलोसिटी ऑफ गन। v क्या है, रिक्वाइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो रिक्वाइलिंग ऑफ गन किसका एग्जांपल है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल का। इनिशियली ये पिस्टल और बैरल रुका हुआ है, तो इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0। जैसे ही ट्रिगर दबाए तो ये बुलेट चलने लगा, इस बुलेट का मास स्मॉल m मान लेते हैं, तो इसके पास तो मोमेंटम हो गया, लेकिन सिस्टम को मोमेंटम 0 रहना है। 0 रहने के लिए ये जो पिस्टल है ये पीछे रिक्वाइल करता है। इस पिस्टल का मास को m लिख देते हैं। व्हाट इज m, मास ऑफ पिस्टल विदाउट बुलेट, विदाउट, ध्यान रखिएगा हम जो यहां लिख रहे हैं उसमें m ये है। हो सकता है क्वेश्चन में इसका टोटल मास m दे दे, हो सकता है क्वेश्चन में इसका टोटल मास m दे दे और बुलेट का मास स्मॉल m का है, तब इसका मास क्या लिखेंगे आप, कैपिटल M माइनस स्मॉल m, है ना, ध्यान रखिए जो भी दिया रहेगा उस हिसाब से लिख देंगे। अभी हम यहां इसका लिखे कैपिटल M। तो अब इस सिस्टम का अगर फाइनल मोमेंटम लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, इसका मोमेंटम mu, बोलिए, और इसका मोमेंटम माइनस mv, क्योंकि इधर की तरफ है। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल कहता है कि जितना इनिशियल मोमेंटम उतना ही, तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 है, फाइनल मोमेंटम में क्या होना चाहिए, मतलब mu माइनस कैपिटल mv का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, mu बाय m। इस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्वाइल वेलोसिटी। अब यह समझिए, अब अगर सिर्फ गन का बात करें तो गन का मोमेंटम पहले क्या था, 0, मतलब पिस्टल का सिर्फ बात करें उसका मोमेंटम क्या था, 0, और इसका मोमेंटम चेंज हो गया, m इंटू वी हो गया। तो सिर्फ गन का मोमेंटम चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। क्या हम कहें जितना गन का मोमेंटम चेंज हुआ उतना ही बुलेट का भी मोमेंटम चेंज हुआ है। देखो गन का पहले मोमेंटम 0 था, अब कितना मोमेंटम हो गया, m इंटू वी, कैपिटल M इंटू कैपिटल वी। बुलेट का मोमेंटम 0 था, अब कितना हो गया, m इंटू यू, और देखिए दोनों बराबर है, mu इज इक्वल्स टू mv है, बराबर है ना। तो जितना गन का मोमेंटम चेंज हुआ उतना ही बुलेट का मोमेंटम चेंज हुआ, दोनों का मोमेंटम चेंज सेम है। क्या बात समझ में आ रहा है। अब देखो अगर हम कहें कि मोमेंटम में समय से डिवाइड कर दीजिए, मोमेंटम चेंज में टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, फोर्स। मतलब जितना बुलेट को निकलने पे फोर्स लगा उतना ही फोर्स इस गन पे लगाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि इसको रोक के रखें। नहीं रोक के रखेंगे तो ये पीछे चला जाएगा। तो इसलिए जब फायरिंग सिखाया था तो कहा था कि हाथ को एकदम स्टिल टाइट होल्ड करके, तो पीछे झटका देता है। कई बार जो नौसिखिया होता है वो एकदम यहाँ पे इस पे रख के चलाता है, वो राइफल जो होता है मारता है इतना, यही वाला टूट जाता है अलग, ऐसा वो बहुत लोगों के साथ होता है। तो सिखाया था राइफल चलाने बहुत अच्छे से। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसमें सवाल कैसे बनते हैं। 2 सवाल मैंने लिखे हैं, ये सवाल सीपीपी में है, वो सवाल एग्जाम्पल में। 2 सवाल एक ही जैसा है, दोनों में से आप कोई भी बना सकते हैं। हम ये वाला बना के दिखा रहे हैं, वाला आप ट्राई कीजिएगा, फिर हम उसको बता देंगे। एक ही सवाल है, एक मशीन गन है जिसका मास कितना है, 10 kg है। इट फायर्स 30 ग्राम बुलेट। बुलेट का मास कितना है, तो उसको हम स्मॉल m से लिख देते हैं, वो कितना है, 30 ग्राम। हम लोग को बुलेट से ही मतलब है, क्योंकि जो जो चीज बुलेट का होगा वही चीज गन का भी होगा। जितना मोमेंटम चेंज बुलेट का होगा उतना ही मोमेंटम चेंज, जितना फोर्स बुलेट पे लगेगा उतना ही फोर्स। तो हम लोग बुलेट का निकालेंगे, वही गन का हो जाएगा। किस रेट से फायर कर रहे हैं, 6 बुलेट पर सेकेंड, 6 बुलेट पर सेकेंड। और आई क्या कह रहा है, कितने स्पीड से फायर कर रहे हैं, 400 मीटर पर सेकेंड से। तो u का वैल्यू कितना हो गया, 400 मीटर पर सेकेंड। तो बुलेट का ये फाइनल मोमेंटम है बुलेट का, कि बुलेट पहले तो रुका हुआ था, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी।
क्या लिखेंगे 30 इंटू 10⁻³ पहले तो केजी में कन्वर्ट किए इंटू 400 है ना, इतना केजी मीटर पर सेकंड। और ये एक बुलेट का मोमेंटम है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जीरो और ये 3 जीरो तो कट गया 4 × 12 12 केजी मीटर पर सेकंड। और इनिशियल मोमेंटम बुलेट का कितना था 0 क्योंकि वो पहले गन में था तो रुका हुआ था। तो चेंज इन मोमेंटम एक बुलेट का 1 बुलेट का कितना होगा, ये 12 माइनस ये तो 12 हो जाएगा। अब आपसे फोर्स अगर पूछा जाए कि बुलेट पर कितना फोर्स लगा है टोटल फोर्स, तो जितना बुलेट होगा सबका मोमेंटम चेंज लिखेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं n बुलेट्स है तो n बुलेट का मोमेंटम चेंज से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फोर्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो चेंज मोमेंटम बाय टाइम एक बुलेट पे फोर्स हुआ, n बुलेट होगा तो इसलिए n मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस n/t को क्या पढ़ेंगे नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड। इसको क्या पढ़ेंगे नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड। तो ये तो दिया हुआ है नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड कितना है 6, मतलब इस n/t का वैल्यू दिया हुआ है 6 और मोमेंटम चेंज कितना होगा 12। तो कितना हो जाएगा 72 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा बुलेट पे। लगा 72 न्यूटन का फोर्स किसने लगाया मशीन गन ने। तो मशीन गन ने जितना बुलेट पे लगाया बुलेट ने भी मशीन गन पे उतना ही फोर्स अपोजिट पे लगाया होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्विवेलेंट। तो उस गन को होल्ड करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा 72 न्यूटन। सो मस्ट बी अप्लाइड टू द गन टू कीप इट इन द पोजीशन के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा व्हाट फोर्स। तो आंसर कितना कहेंगे 72 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। जितना फोर्स बुलेट पे लगा उतना ही फोर्स गन पे लगेगा। क्यों फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्विवेलेंट। सेम क्वेश्चन देखिए यहां मैंने पूछा है जो एग्जांपल में दिया हुआ है आपके पैकेज में। एक मशीन गन है उसका मास है 20 केजी, ठीक है। वैसा ही सवाल है फिर से 35 बुलेट्स पर सेकंड, 35 ग्राम का बुलेट फायर कर रहा है मतलब ये स्मॉल एम है और किस रेट से 400 बुलेट पर मिनट। खाली ध्यान रखिएगा पर मिनट है मतलब 60 सेकंड में 400 बुलेट। तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा 400/60। इसको बोलेंगे बुलेट्स पर सेकंड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बुलेट्स पर सेकंड। खाली ये चेंज हो जाए हो गया एक बात। और कितने स्पीड से 400 मीटर पर सेकंड से। यू दिया हुआ है व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, फिर से वही एफ पूछा है तो निकाल लीजिए सब लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग को आ गया होगा। मास दिया हुआ है 35 ग्राम तो मोमेंटम चेंज डायरेक्ट लिख देते हैं आप डेल्टा एम क्या लिखेंगे मास इनटू वेलोसिटी। तो 35 इंटू 10⁻³ ये हो गया मास और वेलोसिटी कितना है 400, इतना केजी मीटर पर सेकंड। और इतना मोमेंटम चेंज होगा एक बुलेट का 1 बुलेट का। तो ये कितना हो जाएगा 2 जीरो तो इससे खत्म हो गया और 35 चौके 140 तो 14 हो जाएगा ना ये 14 केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये एक बुलेट का हुआ, कितने बुलेट पर सेकंड है इतने, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। तो वो हो जाएगा 1 जीरो कट गया 20/3 गुना 14 इतना न्यूटन। तो ये हो जाएगा 280/3 न्यूटन। 3 से करो तो 3 × 27 93.33 न्यूटन। ये आंसर हो जाएगा। कभी कभी ना एक और टॉपिक से सवाल पूछा जाता है वो एक्सप्लोजन है। भाई गन पढ़ लिए तो बम भी पढ़ लेते हैं। तो अगला एक सवाल किससे पूछा जाता है एक्सप्लोजन से। तो जैसे मान लीजिए मैं इसको एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए एक बॉम्ब है और इस बॉम्ब का जो मास है कुछ भी मान लेते हैं कैपिटल एम है और ये रुका हुआ था। किस पे था रुका हुआ था एट रेस्ट था। तो इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना था 0। अब ये बॉम्ब एक्सप्लोड किया। एक्सप्लोजन जो है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है। एक्सप्लोजन जो है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है, इसलिए कोई बाहर का फोर्स नहीं लगता। इसलिए एक्सप्लोजन भी किसका एग्जांपल है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल का। कंजर्वेशन ऑफ
मोमेंटम प्रिंसिपल एग्जांपल है। तो जब ये बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ तो इसका एक पीस जिसका मास m1 था वो मान लीजिए इधर चला गया u1 स्पीड से। इसका एक पीस m2 जो था वो इधर चला गया u2 स्पीड से, दो परपेंडिकुलर चले गए। और जो तीसरा पीस बचा जिसका मास कितना लिखेंगे कैपिटल M माइनस m1 माइनस m2, वो मान लीजिए इधर चला गया v स्पीड से। तो ये v कितना होगा ये आपसे पूछा गया। तो ये फाइनल सिचुएशन है जब ये एक्सप्लोजन हुआ, ये एक्सप्लोड किया इस तरह से। तो फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे बताइए? इसका मोमेंटम क्या लिखेंगे? m1 u1 i कैप। इसका मोमेंटम क्या लिखेंगे? m2 u2 j कैप। और इसका मोमेंटम क्या लिखेंगे? इसका मास हो गया कैपिटल M माइनस m1 माइनस m2 इंटू v वेक्टर। इसका वेलोसिटी दिया हुआ नहीं था, हम लोग मान ली कितना v वेक्टर। और फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम सेम होगा क्योंकि एक्सप्लोजन भी जो है वो किसका एग्जांपल है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल का। तो ये जो फाइनल मोमेंटम है m1 u1 i कैप प्लस m2 u2 j कैप प्लस कैपिटल M m1 माइनस m2 इंटू v वेक्टर, ये फाइनल मोमेंटम हुआ। इसको किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर। ये वाला टर्म उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये वाला डिवाइड में चला जाएगा। देयरफॉर v वेक्टर कितना हो जाएगा? m1 u1 i कैप प्लस m2 u2 j कैप। इस होल के सामने माइनस लगा देते हैं क्योंकि माइनस में था वो, और ये कैपिटल M माइनस m1 माइनस। ये फॉर्मूला नहीं याद रखना है, मैंने समझाया आपको, ये क्वेश्चन ऐसे बनता है जनरली। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बहुत फेमस है। एक्सप्लोजन, एक बात जो आपको याद रखना है कि एक्सप्लोजन में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब एक्सप्लोजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। तो उसमें दो बात, पहला बात कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है सर प्रूफ करके दिखाइए। ये तो रुका हुआ था बॉम्ब पहले, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या था? 0। लेकिन अब देखो एक एक पीस का काइनेटिक एनर्जी होगा, और काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, थोड़ी कैंसिल आउट करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। तो दूसरा सवाल, काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ा सर, कहां से एनर्जी आया? तो बॉम्ब का जो केमिकल एनर्जी होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है? काइनेटिक एनर्जी में। तो याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन्स कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन जब भी एक्सप्लोजन होगा। एक्सप्लोजन का मतलब कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें दो चीज, एक किसी चीज से दो चीज बन रहा है, 2 या 3 पीसेस बन रहे हैं, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहता है। इस बात का ध्यान रखना आपको। वैसे इस पे एक सवाल मैंने यहां पूछा है, ये आपके एग्जांपल में है कि एक 40 kg का सेल है, सेल मतलब बॉम्ब टाइप का ही होता है, is flying at a speed of 72 km per hour। तो ये इस तरह से एक सेल था 40 kg का, और ये यहां रुका हुआ नहीं है, ये क्या कर रहा है? चल रहा है। कितने से? 72 km per hour। बताइए कितना मीटर पर सेकेंड? 20 मीटर पर सेकेंड। कितना मीटर पर सेकेंड? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब कह रहा है इसका एक्सप्लोजन हो गया, तो अभी यहां एक्सप्लोजन से पहले इसका मोमेंटम था, यहां इनिशियल मोमेंटम है, यहां बॉम्ब था वो रुका हुआ था, तो इनिशियल मोमेंटम 0 का है। यहां इनिशियल मोमेंटम है कितना? 40 इंटू 20, तो 800 kg मीटर पर सेकेंड आई कैप, इतना है मोमेंटम इसके पास। अब ये एक्सप्लोड कर गया, एक्सप्लोड करेगा मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल का सवाल हो गया। ठीक है, कैसे एक्सप्लोड किया? तो दो पीस में एक्सप्लोड किया, वन पीस ऑफ मास 15 kg स्टॉप्स, उसका दो पीस बना, एक पीस जो 15 kg का बना वो तो यहीं रुक गया। तो अब जब फाइनल मोमेंटम लिखेंगे तो इसका मोमेंटम क्या लिखेंगे? और दूसरा जो पीस है उसका स्पीड बताइए। ये जो दूसरा पीस है ये किधर गया मुझे नहीं पता, इसका मास कितना होगा? 25 kg। बोलो, मास तो कंजर्व रहना ना, 40 का एक पार्ट 15 है, दूसरा पार्ट 25 होगा। इसका वेलोसिटी किधर भी हो सकता है, आप v वेक्टर मान लीजिए, इसका वेलोसिटी क्या मान लीजिए, तो इसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा? 25 इंटू v वेक्टर।
ये हो गया फाइनल मोमेंटम और वो कितने के बराबर होगा इनिशियल मोमेंटम के, तो 800 आई कैप। तो ये 25 से यहां घटा, v वेक्टर कितना होगा 25 से डिवाइड करोगे 800 कितना बार में, 4 बार में 100 होता है, 32 बार में 32 मीटर पर सेकंड आई कैप। और आई कैप का मतलब कि आई कैप वही था जिधर वो सेल जा रहा था, मतलब जिधर जा रहा था ये वाला पीस उधर ही जाएगा, इधर ही जाते रहेगा, लेकिन कितने से जाएगा 32, इससे ज्यादा स्पीड से आएगा। ये स्पीड हुआ 32 मीटर पर सेकंड आंसर। समझ गए कैसे सवाल पूछा जाता है। तो एक्सप्लोजन जो है वो भी किसका एग्जांपल है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल का। अगले सीपीपी पे जो 3 सवाल हैं वो तीनों सवाल बिल्कुल इसी पे है, आसान है। यही वाला मशीन गन का एक सवाल है, एक सवाल यही एक्सप्लोजन वाला है सेम, ठीक है। तो वो आपसे बन जाएंगे, सब बन जाएंगे। इसको लिखिए, फिर हम लोग कुछ और सवाल करेंगे। चलिए अब हम लोग कॉलिजन पे जो सवाल डिस्कस करें तो उसको वापस आते हैं। बीच में हम वो 2 टॉपिक इसलिए कर दिए कि एक्चुअली इस चैप्टर को कहीं कहीं कॉलिजन लिखा रहता है, तो कॉलिजन का मतलब सिर्फ कॉलिजन नहीं पढ़ना है इसमें, इसलिए कहीं कहीं चैप्टर का नाम क्या लिखा रहता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल, क्योंकि उसके कुछ और एग्जांपल पढ़ने, जैसे एक्सप्लोजन पढ़े, रिक्वायरिंग ऑफ गन पढ़े। ऐसा ही एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे रॉकेट प्रोपल्सन, वो भी इसी का एग्जांपल है, ठीक है। तो रॉकेट प्रोपल्सन ये सब इसलिए हम लोग साथ में पढ़ लेते हैं। कुछ लोग कॉलिजन बोलते हैं, मैं कॉलिजन बोलता हूं, कुछ लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल बोलते हैं, दोनों ठीक है। अब हम लोग कॉलिजन पे सवाल पे आते हैं। कॉलिजन में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे एक बार याद कर लें वापस से। कॉलिजन भी एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल का ही एग्जांपल है। 3 तरह का बताए थे, मेनली 2 तरह का, इलास्टिक और इनइलास्टिक। इलास्टिक जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, इनइलास्टिक जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। इलास्टिक का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E का वैल्यू 1 होता है, इनइलास्टिक का 0 से 1 के बीच होता है। लेकिन अगर 0 हो गया तो उसको परफेक्टली इनइलास्टिक कहते हैं, जो कि हम लोग नहीं पढ़े हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद उसका डेरिवेशन करेंगे अगले क्लास में। उसमें बॉडी चिपक के साथ साथ चलते हैं। तो हम लोग इलास्टिक का स्पेशल केस कुछ डिस्कस किए थे, उसका डेरिवेशन किए थे, और इनइलास्टिक के बारे में थोड़ा सा बताए थे। एक केस डिस्कस किए थे, वो वॉल्स फ्लोर से इनइलास्टिक कोलिजन जो कर रहा था, तो हाइट धीरे धीरे घटते जा रहा था, इनफाइनाइट टाइम बाद वो रुक गया था। पहले इंपैक्ट के बाद कितना ऊपर जाएगा, दूसरे इंपैक्ट के बाद कितना ऊपर जाएगा, ये सब हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। आज हम लोग उसका दूसरा एक क्वेश्चंस कर रहे हैं कि अगर कुछ और बात कर दे तब कैसे करेंगे। तो देखिए, जैसे ही पहला सवाल जो है वो देखिए क्या है। एक बॉडी है, उसका मास है 5 केजी। एक बॉडी, उसका मास कितना है, और वो मूव कर रहा है स्मूथ सरफेस पे 10 मीटर पर सेकंड से, और वो कोलाइड करता है किससे, एक बी से, जिसका मास कितना है, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। समझिएगा मीनिंग इसका। तो हम लोग 2 डायग्राम बनाते हैं ना, एक डायग्राम क्या बनाते हैं कोलिजन में, बिफोर कोलिजन का डायग्राम। तो ये देखिए ए रहा, जिसका मास कितना है 5 केजी, ये इधर चल रहा है कितने वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड से, और एक दूसरा जो बी है, ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या कहेंगे, इधर की इधर, इधर। अपोजिट मतलब इसके अपोजिट, तो ये इधर जा रहा है, इसलिए इधर जा रहा है कितने से, 2 मीटर पर सेकंड से। सो दिस इज द सिचुएशन बिफोर कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन के आप लोग को याद है क्या क्या पैरामीटर लिखते थे हम लोग। पहला पैरामीटर लिखते थे इनिशियल मोमेंटम। पहला पैरामीटर क्या लिखते थे, लिखिए, इसका मोमेंटम कितना, 5 गुना 10 50, और मोमेंटम में साइन में लिखना होता है पॉजिटिव के नेगेटिव, क्योंकि इधर चल रहा है। इसका मोमेंटम 9 दूनी 18, 9 2 18, लेकिन माइनस में क्योंकि इधर जा रहा है। तो ये हो गया 32 केजी मीटर पर सेकंड। और क्या लिखते थे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच VA। और ये बताया था क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी होता है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो ऐड कर देते हैं, सेम डायरेक्शन में हो तो माइनस कर देते हैं। तो 10 + 2 अपोजिट है यहाँ पे, तो क्या लिख देंगे 12 मीटर। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी लिखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ उसका जरूरत है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। आई कह रहा है एंड ए इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय कोलिजन। और जब ये कोलिजन हुआ तो कोलिजन के बाद का सिचुएशन क्या है कि जो ए था 5 किलो वाला, वो किस पे आ गया, रेस्ट पे। इसका वेलोसिटी 0 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो 9 केजी वाला है, इसका वेलोसिटी बताइए कितना होगा। सो दिस इज द केस आफ्टर कोलिजन। दिस इज द केस
क्वेश्चन यही कह रहा है कि ए इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय कोलिजन, ए रुक गया, बताइए फाइंड स्पीड ऑफ बी आफ्टर कोलिजन। तो फिर से लिखिए फाइनल मोमेंटम, आफ्टर कोलिजन में भी वही तीन पैरामीटर लिखते हैं। फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे, इसका मोमेंटम तो 0, इसका मोमेंटम कितना हो गया 9v, और मोमेंटम तो कंजर्व रहना है, तो 9v का वैल्यू कितने के बराबर 32 के बराबर, तो v का वैल्यू निकल गया, देयरफॉर v कितना हो गया 32/9 मीटर पर सेकंड। सवाल सॉल्व हो गया। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ा, वो उसका तो जरूरत तब पड़ता जब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछता। अच्छा अगर हम ये पूछें, इस सवाल ही में पूछें कि बताइए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना, e का वैल्यू कितना, तब फिर आप वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखते। लिख दीजिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में क्या बताया था, रिलेटिव वेलोसिटी है, सेम डायरेक्शन में माइनस कर देना है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस कर देना है। तो यहां तो सेम और अपोजिट का टेंशन ही नहीं है, ये v है और ये कितना है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सीधा सीधा v हो जाएगा। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या बताए थे, e का फार्मूला वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो v जो कि निकल चुका है 32/9 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, आ जाएगा e का वैल्यू। तो निकालिए, अगर इस क्वेश्चन में e का वैल्यू निकालना होता है, उसको मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, e का वैल्यू अगर पूछता तो e का वैल्यू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v के बराबर है, वो कितना होता था 32/9, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाता 12। काट पीट कर दे तो आप लोग को आता होगा, 4 से ये कटेगा, 4 दिया 12, 4 से 8 बार, तो e का वैल्यू कितना हो गया 8/27। अब बताइए ये इलास्टिक कोलिजन की इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक, क्योंकि e का वैल्यू 1 से छोटा है। तो वही मैं देखा तो इनइलास्टिक कोलिजन की कुछ और एग्जांपल हम लोग करेंगे, तो वो एग्जांपल ये था। अब चलिए इसमें और बात पूछा जा सकता है, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है फाइंड लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हम लोग यहाँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखते, यहाँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखते, दोनों को माइनस कर देते, काइनेटिक एनर्जी लिखने आता है हाफ mv स्क्वायर करके। ठीक है, एक सवाल और देखिए, ये आपके एग्जांपल में है। क्वेश्चन है कि एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से फ्रॉम लेफ्ट मतलब लेफ्ट से, इधर से ऐसे जा रहा है। मतलब अगर इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा डायग्राम बनाएंगे कि ये एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है और ये इधर जा रहा है, कितने से, लेफ्ट से जा रहा है, लेफ्ट के तरफ नहीं जा रहा है, लेफ्ट से जा रहा है, इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, collides with another body of 2 kg moving in same direction। एक दूसरा बॉडी था कितने का 2 kg का, जो कि सेम ही डायरेक्शन में चल रहा था, और कितने से 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, so this is the case before कि after, क्या लेफ्ट से, लेफ्ट के तरफ नहीं, समझिए लेफ्ट के तरफ मतलब इधर कहते हैं, लेफ्ट से चल रहा है मतलब यहां से चलना शुरू किया, लेफ्ट के तरफ नहीं। तो ये केस किसका है, बिफोर कोलिजन का। बिफोर कोलिजन बताइए क्या क्या पैरामीटर लिखते हैं, इनिशियल मोमेंटम लिखिए, तो इसका मोमेंटम कितना 5-50, और पॉजिटिव इधर की तरफ है, ये 5-10 सेमी डायरेक्शन में, इसलिए 60 kg मीटर पर सेकंड, ये क्या हो गया इनिशियल मोमेंटम। आगे चलिए, इफ आफ्टर द इंपैक्ट द 2 kg मास हैज वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड इन सेम डायरेक्शन। अब कोलिजन के बाद क्या हुआ, कोलिजन के बाद हुआ कि ये जो 2 kg मास था, ये वाला, ये जो 2 kg मास था, इसका वेलोसिटी इधर ही की तरफ कितना हो गया 12 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं पूछता कि इस 5 kg का वेलोसिटी कितना होगा, मान लेते हैं इधर ही की तरफ कितना होगा, निकालिए, तो निकाल नहीं सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसका फाइनल मोमेंटम फिर से लिखेंगे हम लोग, फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे 5v बोलो, और प्लस, क्योंकि हम लोग इधर माने हैं, प्लस इसका मोमेंटम 24 प्लस, क्योंकि इधर माने हैं, और फाइनल मोमेंटम इनिशियल के बराबर होगा, तो कितना हो गया 60। तो 5v = 24 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 36। तो v का वैल्यू कितना हो गया 36/5 मीटर पर सेकंड, ये फाइनल वेलोसिटी हो गया।
और आपसे क्या पूछा है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, मतलब ई पूछा है। तो ई क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहां लिख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कॉलिजन में लिखते हैं। और क्या बताए थे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड होता है, सेम डायरेक्शन में, ये सेम डायरेक्शन में क्या अपोजिट, तो माइनस करेंगे। और किसमें किसको माइनस करेंगे, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहां पे लिखेंगे, फिर से सेम डायरेक्शन में है तो माइनस करेंगे, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। ये 12 है और ये कितना है 36/5, तो सॉल्व करके लिख रहे कितना हो जाएगा 7.5 की 2 7.2 मीटर पर सेकंड, मतलब ये छोटा है तो बड़ा माइनस छोटा। 12 माइनस 7.2 4.8 कितना होगा, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है 5। तो पॉइंट उड़ाएंगे तो 50 नीचे और कितने से कटेगा, 2 से कट जाएगा तो 24/25। ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 24/25 या 0.96। ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.96। एक क्वेश्चन आपके सीपीपी पे और था, जो हम लोग इलास्टिक कोलिजन का एक स्पेशल केस किए थे ना, उसके ऊपर है। तो ये किसके ऊपर सवाल है, स्पेशल केस ऑफ, देखिए आप लोग को याद है कि नहीं, उसके ऊपर सवाल है। कह रहा है क्वेश्चन कि एक बॉल है वो मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड्स अ हैवी वॉल, बॉल मूविंग टुवर्ड्स हैवी वॉल। ये 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है और ये वो वॉल है, वॉल को हम लोग ऐसे दिखाते थे, याद करो। और ये बॉल भी उसी की तरफ चल रहा है, टुवर्ड्स इट विथ 1 मीटर पर सेकंड। कितने से चल रहा है, सो दिस वाज द केस बिफोर कॉलिजन। तो आपसे पूछा बताइए आफ्टर कॉलिजन ये बॉल तो सेम ही चलता रहेगा, कोई चेंज नहीं। ये बॉल क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। इधर कितने वेलोसिटी से रिवर्स होता है, तो इसका एक तरीका तो हम डायरेक्ट याद रखने बताए थे, कितने से रिवर्स होता है, वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, चलता वो। ये अगर बॉल चलता वो नहीं, हम बता देखो क्या बताए थे, खुद का वेलोसिटी तो लेके आता ही है, तो हो गया 2, और वॉल से दुगुना लेके आता है। वॉल का 1 था, उसका दुगुना 2 हो जाएगा, 2 + 2 4 मीटर पर सेकंड से आएगा। तो v कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। एक तरीका तो ये है डायरेक्ट निकालने का, वो हम तरीका से यहां लिख देते हैं, v कितना हो गया 4 मीटर पर सेकंड, जो आपको बताए थे। क्या बताया, मैं फिर से बता रहा हूं, खुद का वेलोसिटी तो लेके आता ही है, प्लस वॉल से दुगुना लेके आता है। और अगर ये नहीं याद है तो आपको पता ही है कि इलास्टिक कोलिजन में क्या सीखे थे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बराबर होता है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर होता है। यहां वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिख लीजिए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो ऐड होगा तो 3 मीटर पर सेकंड। और यहां वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखिए, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो माइनस करेंगे v - 1, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 3 के बराबर कर देंगे तो v कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। तो किसी भी तरह से आप आंसर निकाल सकते थे। एक सवाल हम लोग और करेंगे इनइलास्टिक कोलिजन के ऊपर, एक अच्छा सवाल, और फिर हम लोग इनइलास्टिक कोलिजन की बातें भी समाप्त हो जाएगी। फिर हम लोग अगली क्लास में परफेक्टली इनइलास्टिक करेंगे। इसको लिखिए, फिर एक सवाल और करा के छोड़ देंगे आज। तो जल्दी से 2-3 सवाल कर ले। पहला सवाल है कि एक बॉल है, उसका मास है m और वो मूव कर रहा है स्पीड v से। तो हम लोग बना लेते हैं इस तरह से डायग्राम। एक बॉल है, उसका मास कितना है m और वो कितने से चल रहा है v से। मेक्स हेड ऑन कोलिजन। अभी जो हम लोग कोलिजन पढ़ रहे हैं वो क्या है, हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन में लाइन सेम ही रहता है, ये इधर से आया ये इधर से आया, तो ये लाइन जो है सेम ही है, कोलिजन के बाद का भी लाइन सेम ही है। हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑब्लिक कोलिजन, वहां पे ये इधर से आएगा ये इधर से आएगा, टकराने के बाद ये इधर चला जाएगा ये इधर चला जाएगा, लाइन चेंज हो जाता है वेलोसिटी का, वो पढ़ेंगे आगे। हेड ऑन कोलिजन किया किसके साथ, आइडेंटिकल बॉल के साथ। आइडेंटिकल बॉल का मतलब उसका भी मास कितना लिखेंगे m, और वो रेस्ट पे था, मतलब इसका वेलोसिटी क्या लिखेंगे 0। अब कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल्स आफ्टर कोलिजन, मतलब ये जो सेकंड डायग्राम होगा आफ्टर कोलिजन, हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला इधर जाने लगेगा v1 से
और ये वाला इधर जा लेगा V2 से। देखो इसमें एक गलती होता है, ये केस देख के बच्चों को याद है, सर ऐसे तो बताए थे आप कि एक रुका हुआ है एक चल रहा है आइडेंटिकल, तो ये जाके टकराएगा, ये वाला रुक जाएगा, मतलब ये वाला रुक जाएगा, अपना सारा वेलोसिटी इसको दे देगा। ऐसा कब होता था? जब इलास्टिक कोलिजन है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आगे लिखा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल्स आफ्टर कोलिजन, मतलब इस केस का जो काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वो क्या है? 3/4 ऑफ ओरिजिनल है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहे। इसका मतलब ये इलास्टिक नहीं, कौन सा कोलिजन है? इन इलास्टिक कोलिजन है। तो आपसे पूछा बताइए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E का वैल्यू कितना होगा? तो निकालते हैं। देखिए ये बिफोर कोलिजन के केस है, ये आफ्टर का है। इसमें लिखिए हम लोग इनिशियल मोमेंटम पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम? mv। बोलो। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखेंगे, वो कितना होगा? v। और क्या लिखेंगे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो कितना होगा? हाफ mv²। अब यहां चलिए, यहां पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वो कितना होगा? v1 प्लस, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये होगा। इस केस का फाइनल मोमेंटम, इसका क्या लिखेंगे? माइनस mv1। देखिएगा ध्यान से, क्या लिखेंगे इसका? माइनस mv1। इसका क्या लिखेंगे? प्लस, और ये तो इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा, जो कितना है? mv। बोलो। तो m सब जगह से कट जाएगा, यहां क्या बचेगा? v2 माइनस v1। ये v2 पहले लिख दिए, v1 बाद में लिख दिए, इज इक्वल्स टू v। ये हम लोग का पहला इक्वेशन हो गया, ये हम लोग का पहला इक्वेशन हो गया। क्या कोई दिक्कत इसमें? ये पहला इक्वेशन जो लिखे हैं। दूसरा इक्वेशन लिखेंगे ये वाला, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे? इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1², इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ m, और ये जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है? 3/4 है इनिशियल का। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3/4 इनिशियल, वो कितना था? हाफ mv²। वो कितना लिख देंगे? ये इधर हाफ mv1² प्लस हाफ mv2²। तो सबसे पहले तो हाफ m कट गया ना जी। तो ये क्या बचा? 3/4v² इज इक्वल्स टू v1² प्लस, ये हम लोग का दूसरा इक्वेशन हो गया। और हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E, और E का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जो कि v1 प्लस v2 है, बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जो कि v है। मतलब हम लोग को v1 प्लस v2 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए, आप देखिए यहां लिखा हुआ है a² प्लस b², v1 प्लस v2 का स्क्वायर, और यहां v2 माइनस v1 दिया हुआ है। अगर हम लोग क्या करें, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, बचपन में पढ़े फॉर्मूला, v2 माइनस v1 का स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ a² प्लस b²। ये फॉर्मूला होता है, ये हम लोग जानते हैं बेसिक। मैं इसको एक बार समझा देता हूं कैसे आया ये एक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला। क्या पढ़ते हैं हम लोग? यहां मैं लिख दे रहा हूं, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर। तो कितना होगा? ऐसे सिंपल सोचिए ना कि a माइनस b कितना होगा? a² प्लस b² माइनस 2ab, और a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होगा? a² प्लस b² माइनस प्लस 2ab, प्लस 2ab माइनस 2b कट गया, मतलब 2 बार a² और 2 बार b², तो 2 टाइम्स ऑफ a² प्लस b²। अच्छा यहां प्लस होगा, सॉरी यहां क्या होगा? हम लोग को यही वाला डेटा चाहिए, यही वाला यहां चाहिए ना। तो हम लोग लिखेंगे v2 माइनस v1 का स्क्वायर, देखिए इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा v² प्लस ये वाला तो हम लोग को चाहिए इज इक्वल्स टू 2 इंटू, और ये वाला वैल्यू दिया हुआ है 3/4v²। तो देखिए अपना कैलकुलेशन हम यहां पे कर रहे हैं, 2 से ये 2 कटा तो 3/2v² हुआ, और इस v² को उधर भेज देंगे तो v2 प्लस v1 कितना हो जाएगा? 3/2v² माइनस v², मतलब v²/2 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा, और स्क्वायर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, तो v स्क्वायर का रूट तो v हो गया और नीचे 2 का रूट v/√2 हो जाएगा। तो v1/v2 कितना हो गया, v1 + v2 हो गया v/√2 जो यहां से निकाल चुके हैं। नीचे कितना है v कट गया, कितना हो जाएगा 1/√2। यहां पे जिसको कैलकुलेशन नहीं समझ में आया खुद से कर लीजिएगा एक बार, तब समझ में आ जाएगा v कैसे निकालें। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है जेई मेंस के लिए भी और नीट के लिए भी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत फेमस सवाल है ये। इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा फंसा लेते हैं, तो एकदम ध्यान रखना है। 2 सवाल छोटे छोटे और हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग। देखिए पहला सवाल है, समझिए अभी, पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा आराम से। पहला सवाल, ये सारे एग्जांपल पे हैं सीपीपी पे, जो मैंने पिछले क्लास में होमवर्क दिए थे वो सारे क्वेश्चन आज मैंने डिस्कस कर दिए। ये सवाल है कि एक बॉडी है, उसका मास है 1 kg और वो मेक करता है कैसा कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन विथ अनदर बॉडी एट रेस्ट। क्या सवाल है कि देखिए ये एक बॉडी है, इसका मास कितना है 1 kg और ये एक दूसरा बॉडी है, इसके साथ इलास्टिक कोलिजन कर रहा है। कौन सा कोलिजन, जैसे ही इलास्टिक कोलिजन आएगा तब वो क्या क्या बात याद होना चाहिए कि मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही, E का वैल्यू कितना होगा 1, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगा। आगे कह रहा है एंड कंटिन्यूज टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन विद स्पीड 1/4 ऑफ ओरिजिनल। मतलब कोलिजन जब हो गया तो उसके बाद ये जो 1 kg का ऑब्जेक्ट था ये इधर ही मूव करता रह गया, कितने से, जितने से ओरिजिनली वो चल रहा था। मान लीजिए v से चल रहा था, तो अब वो कितने से चलना शुरू करते रह गया v/4, और ये रेस्ट पे था, ये दिया हुआ v इसका 0 था, अनदर बॉडी एट रेस्ट। फाइंड द मास ऑफ सेकंड बॉडी, इसका मास m कितना होगा वो बताइए। ठीक है, इसका मास m कितना होगा वो बताइए। इसका वेलोसिटी कोलिजन के बाद मान लेते हैं v1 है, कितना मान लेते हैं, कोलिजन के बाद इसका कितना वेलोसिटी वो नहीं दिया हुआ, कितना मान लिया हम लोग v1। निकाले, इजी है, बहुत इजी है। हम लोग पहले इसका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिख लेते हैं, कितना वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा v के बराबर। यहां वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिख लेते हैं, मान लेते हैं ये ज्यादा है ये कम है, तो क्या लिखेंगे v1 माइनस, और क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है इसलिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लिख दें, v इज इक्वल्स टू v1 माइनस, इसको उधर भेज दीजिए, तो v1 कितना हो जाएगा 5v/4। ठीक है, और मोमेंटम तो कंजर्व सब में रहता है, तो इनिशियल मोमेंटम लिखिए, कितना लिखेंगे इसका मोमेंटम 1 इंटू v के बराबर ही होगा इसका मोमेंटम, क्योंकि मास 0। फाइनल मोमेंटम लिखिए, इसका मोमेंटम v/4, इसका मोमेंटम mv1, और इधर की तरफ है पॉजिटिव, ये भी है पॉजिटिव, और फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा, v के बराबर कर दीजिए, तो v/4 उधर चला जाएगा, तो mv1 कितना हो गया, v माइनस v/4 कितना हो जाएगा 3v/4। m तो हम लोग को निकालना है और v1 निकाल चुके, कितना इज इक्वल्स टू 3v/4, तो v/4 से v/4 कटा, ये 5 डिवाइड में जाएगा, और 3/5 कितना होगा 0.6 kg, 3/5 कितना हो जाएगा 0.6। एक सवाल और आखिरी कर लेते हैं, तब कोलिजन के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा। आज हम जान करके बहुत सारा सवाल कराए कि अब कोलिजन का सवाल देख के आपको डरना नहीं लगे कि नहीं सब सवाल में क्या करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन तो करना ही है, एनएलआर लिखना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन इसको बोलते हैं, और बढ़िया से अगर लिख दिए तो सब क्वेश्चन आपको बनेगा। खाली आप लिखना सीखें। होता क्या है बच्चों का, वो पेन चलाते ही नहीं है, बिना पेन चलाए नहीं होगा आकाश, पेन चलाना पड़ेगा। देखिए अगला सवाल करते हैं। एक स्फीयर है, उसका मास है कैपिटल M, मूविंग विथ U हिट्स अनदर स्टेशनरी स्फीयर ऑफ सेम मास स्मॉल m। सेम मास स्मॉल m का है लिखे हैं, अच्छा सेम मास स्मॉल m नहीं दिया हुआ था, सेम मास तो लिख ही दिया, फिर स्मॉल m का है देगा, वही हम सोचिए। मतलब क्वेश्चन क्या है कि एक ये स्फीयर है, इसका मास कितना है m, और ये कितने से चल रहा है u से, ये एक दूसरे स्फीयर से टकराता है
जो कि स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ है, और इसका भी मास कितना है m। तो जैसे ही इतना लिखे तो इनिशियल सिचुएशन दिया हुआ है, तो इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम लिख लो। कितना होगा इसका इनिशियल मोमेंटम mu, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा u। इफ e इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, e क्या है, तो आपसे कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्फीयर्स जस्ट आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन के बाद मान लिया ये इधर जाएगा v2 से और ये वाला भी इधर ही जाएगा v1 से, मान लिया कि वो इधर जाएगा v2 से, इधर जाएगा v1। तो बताइए इनके वेलोसिटीज का रेशियो, ठीक है। और वेलोसिटीज का जब भी रेशियो पूछता है मतलब फर्स्ट बाय सेकंड होता है, मतलब जिसका चर्चा पहले किया था बाय दूसरा, मतलब क्या लिखेंगे v1 बाय v2 हम लोग से पूछा है। तो फिर से यहां लिखिए, यहां पे क्या लिखेंगे बताइए हम लोग, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखेंगे ना। क्या लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बताइए, हाँ v2 माइनस v1 भी लिख सकते हैं, v1 माइनस, ये जानते हुए कि कौन ज्यादा है कौन छोटा है, यहाँ तो वेरिएबल है, क्या लिखने का माने, मान लो v1 माइनस v2 लिखते हैं, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये हो गया। हम लोग जानते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v1 माइनस v2 बाय u, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u। ठीक, एक तो ये इक्वेशन बनेगा हम लोग का। दूसरा मोमेंटम कंजर्वेशन का बनेगा। फाइनल मोमेंटम हम यहां लिख रहे हैं, फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे, इसका मोमेंटम mv1, इसका मोमेंटम दोनों सेम ही है, मैं तो डायरेक्ट mv1 प्लस v2 लिख दें, और फाइनल मोमेंटम तो इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा, तो mu, m कटा, तो v1 प्लस v2 का वैल्यू कितना हो गया u के बराबर, और v1 माइनस v2 कितना हो जाएगा eu के बराबर। कितना हो जाएगा, अगर दोनों को हम लोग ऐड कर दें, दोनों को, तो v2 कट जाएगा, v1 प्लस v1 2v1, बोलो, तो 2v1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा u प्लस eu, u प्लस, ये किसका वैल्यू है 2v1 का, तो v1 का वैल्यू कितना हो जाएगा u प्लस eu बाय 2, ये किसका वैल्यू हो गया। इसी तरह v2 कैसे निकालेंगे, इसमें इसको माइनस कर देंगे, तो v1 में से v1 माइनस खत्म, यहां लिखा हुआ है v2 माइनस माइनस v2, 2v2 हो जाएगा, और इधर क्या होगा u माइनस eu बाय 2। ठीक है, अब देखिए इसमें से u कॉमन लेंगे तो u बाय 2, और यहां भी u कॉमन लेंगे तो u बाय, निपट गया, बचा क्या 1 प्लस e बाय 1 माइनस e, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेशन में लगे ना तो कैलकुलेशन आप आराम से कीजिएगा। हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम अपने लेवल से करते हैं, मेरा लेवल और आपका कैलकुलेशन का लेवल में हो सकता है थोड़ा फर्क हो, तो आप खुद से कैलकुलेशन अच्छे से किया कीजिएगा। और आज की इस चर्चा से मुझे लगता है कि अब आपको कोलिजन में कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अब कोलिजन कॉन्सेप्ट में खासकर नीट और जेईई मेंस में इतना क्वेश्चन कर लिए ना, तो आप बहुत अच्छे से नीट और जेईई मेंस से क्वेश्चन करके आएंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।